Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. This is fourth episode of class 12th Geography chapter number 5 प्राइमरी एक्टिविटीज प्राथमिक क्रियाएं। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर, विश्व के अलग अलग भागों में क्योंकि जलवायु अलग अलग है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, सांस्कृतिक कारक भी अलग अलग है, इसलिए विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। वो कौन कौन से प्रकार है वो हम जानेंगे और उसके बाद थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जीवन निर्वाह कृषि और गहन जीवन निर्वाह कृषि, उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एपिसोड की, सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। विश्व के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है और कृषि प्राथमिक क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि कृषि का प्राथमिक सत्र की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वाधिक लोग हैं वो इसी कृषि में लगे हुए हैं और ये सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय भी है। पूरे विश्व की बात करें तो सर्वाधिक, सिर्फ ये नहीं कि प्राथमिक गतिविधियों में, अगर पूरे विश्व में सभी आर्थिक क्रियाओं की बात की जाए तो उनमें से सबसे अधिक जो लोग लगे हुए हैं वो कृषि में लगे हुए हैं। हमारे देश की बात की जाए तो लगभग 58% जो लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं। विश्व में क्योंकि अलग अलग प्रकार की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं, इसलिए कृषि के प्रकार भी अलग अलग मिलते हैं। प्रमुख जो कृषि के प्रकार है उनको हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि है। ये एक आदिम प्रकार की कृषि है और जैसा कि नाम से पता चल रहा है जीवन निर्वाह के लिए की जाती है और आज भी विश्व के अलग अलग भागों में ये कृषि प्रचलित है। दूसरा गहन जीवन निर्वाह कृषि, जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर यह कृषि की जाती है। तीसरी है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, जहाँ पर जनसंख्या कम होती है लेकिन तकनीक अधिक अच्छी है, वहाँ ये कृषि की जाती है। बागानी या रोपण कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये व्यावसायिक पैमाने पर की जाती है, वाणिज्यिक कृषि की तरह ही बड़े आकार के इसमें खेत होते हैं। उसके बाद है मिश्रित कृषि, इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। तो एक एक करके हम आगे डिटेल से भी जानने वाले हैं। अब हम सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार की कृषि होती है। डेयरी फार्मिंग है, ये भी एक व्यापारिक पैमाने पर की जाती है, विकसित देशों में अधिक विकसित है ये। भूमध्य सागरीय कृषि है, खट्टे फलों की कृषि होती है इसमें मुख्य तौर पर। ट्रक कृषि, ट्रक फार्मिंग या हॉर्टिकल्चर है, जब सब्जियों का, साग सब्जियों का उत्पादन है व्यावसायिक तौर पर या मार्केट में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है तो वो ट्रक फार्मिंग कहलाते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा वो हम जानेंगे आगे। फैक्ट्री फार्मिंग भी होती है, कारखाना कृषि भी होती है, छोटे पैमाने पर फैक्ट्री की तरह, एक उद्योग की तरह इस प्रकार की कृषि की जाती है। मैनेजमेंट के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर सहकारी कृषि होती है और कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक कृषि होती है। तो ये कृषि के विभिन्न प्रकार है जो विश्व के अलग अलग भागों में किए जाते हैं, प्रैक्टिसाइज की जाती है इस प्रकार की कृषि। तो एक एक करके इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, विशेषताओं को जानेंगे कि किस प्रकार की जा रही है और कहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले हम शुरुआत करें जीवन निर्वाह कृषि से, जिसका मुख्य उद्देश्य है जीवन यापन करना। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। प्राइमरी सब्सटेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसी को कहा जाता है। अब ये शिफ्टिंग या स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं? इसमें किसान जहां कृषि करें वहां 3 से 5 वर्षों तक कृषि करते हैं, उसके बाद वो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हुई वो दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, वहां पर पेड़ों को काटेंगे, उसके बाद उनको जलाएंगे, वहां कृषि करेंगे 3 से 5 वर्ष तक, फिर अगले स्थान पर चले जाएं। यानी कि ये कृषि स्थान बदल बदल के की जाती है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि द फार्मर्स शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर एवरी 3 to 5 years, इसलिए इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और स्लेश एंड बर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन का अर्थ होता है काटना, दहन का अर्थ होता है जलाना। क्योंकि जब किसान जो खेती करें, कृषि करेंगे, वो जहाँ पर कृषि करें दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पेड़ों को काटेंगे, फिर उसका दहन यानी उनको जलाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे। तो ऐसी ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। तो इसलिए इसको शिफ्टिंग या इसको स्थानांतरित या इसको कर्तन दहन या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में बोए गए खेतों का आकार बहुत छोटा होता है, यानी कि खेतों का आकार है, साइज है, वो छोटा रहता है, क्योंकि ये व्यावसायिक पैमाने पर नहीं की जाती। जितनी जगह से वन साफ हुए वहीं पे कृषि कर ली जाती है। इसमें कृषि के पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े इत्यादि का उपयोग किया जाता है,
नई तकनीक या मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें कृषि में क्योंकि 2-3 वर्षों में भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि किसी प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता, तो उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, तो वो दूसरी जगह पे जाते हैं, नया खेत तैयार करते हैं और खेती करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि है। अब इसकी अगर विशेषताएं आपको और थोड़ा डिटेल में लिखना हो तो एक और तरीका है, आप लिख सकते हो इसमें कम भूमि की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कम भूमि की आवश्यकता कैसे, क्योंकि इसमें वर्ष में एक ही फसल ली जाती है जो बारिश के ऊपर निर्भर होती है और खेतों का आकार छोटा होता है, तो कम भूमि। दूसरा, कम श्रम की आवश्यकता होती है, उसमें बीजों को बिखेर दिया जाता है, बिखेर दिया उसके बाद उनकी देखभाल नहीं की जाती है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। तीसरा, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, सिर्फ बीजों को बिखेरा जाता है। चौथा, कम मशीन या तकनीक का उपयोग होता है, पुराने औजार है वो उपयोग में लाए जाते हैं। कम उर्वरक का उपयोग किया जाता है, कम क्या उर्वरकों का उपयोग नहीं होता, कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग नामात्र होता है। कम इसमें उत्पादकता होती है और कम ही इसमें लाभ होता है, यानी कि इसमें आप फीचर्स लिखो तो आप सब कुछ कम लिख सकते हो, कम भूमि, कम पूंजी, कम श्रम, कम मशीन, कम उत्पादकता, कम लाभ। ओके, अब इसमें कहाँ की जाती है ये कृषि? भारत के पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर ये कृषि की जाती है, वहाँ पर इसको झूमिंग बोलते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको मिल्पा बोला जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग बोला जाता है, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है, यानी कि अलग अलग नामों से जानी जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग बोलते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसको दीपा बोला जाता है। यह कृषि अमेजन नदी बेसिन में की जाती है, कांगो बेसिन में की जाती है, पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, इसके साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ये कृषि की जाती है। इसमें मुख्य तौर पर जो फसलें होती है, क्योंकि ये किसके लिए है? जीवन यापन के लिए, तो जो फसलें बोई जाती है उनमें अनाज शामिल होता है, यानी खाद्यान्न को ही प्रमुखता दी जाती है। धान है, मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये कौन सी थी? स्थानांतरित कृषि। उसके बाद जो दूसरी कृषि का प्रकार है वो है गहन जीवन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। गहन जीवन निर्वाह कृषि है वो अनाज के आधार पर, यानी कि किस फसल का उत्पादन हो रहा है उस आधार पर ये दो भागों में हम बांट सकते हैं, चावल प्रधान और चावल रहित, यानी चावल सहित और चावल रहित। जिसमें चावल मुख्य तौर पर बोया जाता है वो चावल सहित है, और जिसमें चावल शामिल नहीं होता बल्कि कोई और अनाज शामिल होता है जैसे गेहूं, उसके ऊपर जोर होता है तो वो चावल रहित होता है। हम उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे गेहूं मुख्य फसल होती है, गहन जीवन निर्वाह कृषि है लेकिन गेहूं मुख्य फसल है, तो ये चावल रहित है। वेस्ट बंगाल, बिहार की बात की जाए तो वहाँ चावल सहित है। अब इस कृषि की क्या विशेषताएं होती है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जीवन निर्वाह कृषि है उसकी विशेषताएं, लगभग अगर हम विशेषताएं करें, जैसे हमने किया था कि सब कुछ कम रहता है, यहाँ पे सब कुछ अधिक रहता है। इसमें ये कृषि का स्थायी रूप है और इसमें जहाँ अनुकूल जलवायु होती है वहाँ पर ये की जाती है। इसमें अधिक रहता है, पहले हम वो डिस्कस कर लें फिर ये देखेंगे। इसमें अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती है, तो अधिक भूमि। अधिक श्रम की आवश्यकता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक फसलें लेंगे तो श्रम, मेहनत ज़्यादा करनी होगी हमें। अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए हमें बीज या मशीन वो उपयोग करने, पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। मशीनों का उपयोग अधिक होता है, कीटनाशकों का उपयोग अधिक होता है, उर्वरकों का उपयोग अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है, लाभ अधिक होता है, यानी कि उसमें कम था, इसमें सब कुछ अधिक रहेगा। चलिए कुछ और विशेषताएं देखते हैं कि स्थायी रूप है पहली चीज। दूसरा है कि इसमें भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण, यानी जहां अधिक जनसंख्या वहां पर यह कृषि की जाती है और भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है। वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। इसमें कृषि की गहनता इतनी होती है कि इसमें 2 या 3 फसलें ली जाती है। इसमें भूजोत यानी खेतों का आकार छोटा होता है और बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि छोटा इसलिए होता है अधिक जनसंख्या है और हर टुकड़े के ऊपर कृषि की जाती है। ये चावल रहित का एक एग्जाम्पल, चावल सहित का एक एग्जाम्पल है। इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, जैसे हमने किया, मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। मशीनों का उपयोग भी इसमें अधिक होता है, अधिक उन्नत बीजों की आवश्यकता होती है, अधिक खाद की आवश्यकता होती है, अधिक कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, उत्पादकता भी इसमें अधिक रहती है। कृषि में सिंचाई की आवश्यकता जहाँ अधिक है वहाँ पर इसमें उत्पादन और भी अधिक होता है।
सघन जनसंख्या, क्योंकि जहाँ घनी जनसंख्या है, दबाव अधिक है, वहीं पर यह कृषि की जाती है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। जैसे कि स्थानांतरित कृषि है, वहाँ भी खाद्यान्न है और यहाँ पर भी खाद्यान्न रहेंगे, जैसे गेहूँ है या चावल है या दलहन है, ये सब कुछ इसमें शामिल रहता है। अब ये कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ जनसंख्या अधिक है। कहाँ अधिक है? यही दक्षिण पूर्वी एशिया में, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में, यानी कि मॉनसून एशिया है, उनके घने आबादी वाले देशों में ये की जाती है। तो इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करना हो, ईजी तरीका तो ये है कि आप कम या अधिक जिस तरीके से बताया गया वैसे आप लिखो, नोट्स तैयार करो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी भी आप इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो साथ साथ लिख सकते हो। तो ये था हमारा इस चैप्टर का 4th एपिसोड और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पूरा वीडियो आपने अगर देखा है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।